बेटा आपका इकोनॉमिक्स का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है बेटा? इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये चैप्टर आपको बता रहा है कि सर जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था ना, ब्रिटिशर्स के राज के दौरान यानी जब उन्होंने हम पे रूल किया तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके की थी। इसमें हमने बेटा दो सेक्टर्स इंक्लूड किए थे। सबसे पहला सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे इंडस्ट्री। फिर तीसरा हमने एक और पढ़ा था लास्ट क्लास में, फॉरेन ट्रेड। तीन सेक्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हमने अभी क्या पढ़ा? सर एग्रीकल्चर किस तरीके का था, इंडस्ट्रीज किस तरीके की थी, फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था। जिन बच्चों का इनके सर मान लो ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं भी हुआ तो आज का जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उसका पिछले टॉपिक से कोई लेना देना। ठीक है, यानी बेसिकली सीरियल की तरह बाकी के सारे पात्र काल्पनिक थे। यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा जो होगा। ठीक है, पिछला मैं अलग से समझाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा एक आता है कि इंडियंस डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बेसिकली पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? ब्रिटिश रूल के ऊपर, कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके की। यहाँ पे ना बच्चे एक टर्म पढ़ने जा रहे हो आप जिसका नाम क्या है यहाँ पे? डेमोग्राफिक कंडीशन। बेसिकली डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया भी ना। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो मैथमेटिक्स को, कैलकुलेशन अकाउंटेंट्स में पढ़ते हो, ठीक है, साइंस पढ़ते हो, उसी तरीके से डेमोग्राफी भी एक स्टडी होती है जिसकी बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थडे डेथ डेट आप सबने सुन रखा है, जीवन दर और मृत्यु दर जो होती है हमारी, उसको स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट है, कोर्स है पूरा का पूरा, उसे क्या बोला जाता है बेटा? डेमोग्राफिक स्टडीज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा होगा, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी ना कुछ कंडीशंस थी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके। इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस टॉपिक में बच्चे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल किया तो उसके दौरान हमारी इकोनॉमी के अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट, इनकी सिचुएशन किस तरीके की चल रही थी। ठीक है, अब एक एक करके टॉपिक्स पे आते हैं। देखो बेटा पहली स्टेज जो थी ना उसके अंदर क्या था? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो बर्थ रेट था वो भी क्या था बेटा? बहुत ज्यादा था, और डेथ रेट भी क्या था? बहुत ज्यादा था। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसका रीजन क्या रहा? सर बर्थ रेट ज्यादा होने का रीजन ये रहता था कि उस टाइम पे ना नॉलेज नहीं थी लोगों को, पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है बेटा उस टाइम पे ना पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी। और डेथ रेट ज्यादा होने का रीजन क्या रहा? देखो मैं ना पढ़ाते हुए एक एग्जांपल देता हूँ। तो प्राचीन काल में आप जाते हो ना बेटा, वहां पे पेड़ का बहुत यूज हुआ है। ठीक है, पुरानी पिक्चर उठा के देखो, कोई यूनिवर्सिटी होती थी पेड़ के नीचे। ठीक है, कोई औषधालय होता था, यानी कि कह सकते हो कि हॉस्पिटल होता था वो भी किसी पेड़ के नीचे। स्कूल होते थे वो भी पेड़ के नीचे। कोई कोचिंग दे रहा है वो भी एक बोर्ड लगा के बैठा है वो भी पेड़ के नीचे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था बेटा, इतने हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी। मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से डेथ रेट क्या था बेटा उस टाइम पे? बहुत ज्यादा होता था। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है बेटा, आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही घर आने से पहले स्कूल चले जाते हैं, नर्सरी के अंदर। सुनिए, नर्सरी होती है स्कूल के, वहां पे स्कूल वाली नर्सरी नहीं, हॉस्पिटल की जो नर्सरी होती है। किसी को भाई जॉन्डिस है, किसी को कुछ है, पैदा होते ही बीमारी लगती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वो घर आ जाता है। लेकिन पहले के टाइम में ट्रीटमेंट सीधा ऊपर जाके होता था। ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट का कोई सोल्यूशन ही नहीं था हमारे पास। तो पहले के रीजन ये थे कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो बर्थ रेट और डेथ रेट था बेटा वो दोनों ही क्या थे? बहुत ज्यादा थे। अब एक एक करके कंडीशंस पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, कहते हैं बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर थाउजेंड इन अ ईयर। यानी पर थाउजेंड ईयर में कितने बच्चे पैदा होते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा? बर्थ रेट बोला गया। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड पर्सन इन अ ईयर। और 1000 बच्चों के पीछे कितने लोग मर जाते हैं या कितने बच्चे मरते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डेथ रेट कहलाता है। बोथ वर वेरी हाई एट नियरली 48 to 40 per thousand, and this suggested a state of massive poverty in the country. इसका एक कारण और था बेटा, हमारे यहाँ पे उस टाइम पे क्या थी? भूखमरी थी। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए ना, हमारे पास खाने पीने की बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फैली? बीमारियां फैली। आपने सुना होगा, देखो मैं आपको ना कुछ चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कोविड आया बेटा, कोविड की वैक्सीनेशन बन गई। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, आप 5 साल 10 साल बाद देखोगे, आपको पता होगा जब आप छोटे बच्चे थे तो सबके वैक्सीनेशन होती थी ना। अभी कोविड की वैक्सीनेशन भी उसी में इंक्लूड कर दी जाएगी, ताकि अगर फ्यूचर में ये कभी दोबारा आए तो आपकी बॉडी पे अटैक ना करे। तो ऐसी आज की डेट में जॉन्डिस हो गया, बहुत सारी बीमारियां जिनकी वैक्सीनेशन बच्चों को पहले ही लगा दी जाती है, जिससे कि आप प्योर रहते हो आगे आने वाले टाइम। लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, 1850 1900, वहां पे ना तो ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, ना ही ऐसी कोई वैक्सीनेशन थी, जिसकी वजह से जो डेथ रेशो थी वो क्या थी बेटा? बहुत ज्यादा हुआ करती। ठीक है,
अब कहता है नोट द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग द ईयर ऑफ इंडियन डेमोग्राफी. इट इज आल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्कार्स बिफोर दैट टाइम. आफ्टर 1921 इंडिया's population growth has remained consistent. 1921 के बाद तो भारत की ग्रोथ रेट रही है ना बेटा, वो क्या रही है, कांस्टेंट रही है. इसके लिए ना मैं आपको एक चार्ट समझा रहा हूँ, मुझे आप ये समझाएंगे कि इनमें से बेस्ट क्या है, या इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कब चेंज हुई होगी हमारी. यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा. बेटा 3 स्टेजेस थी हमारे यहाँ पे. डेमोग्राफी की स्टडी थी. पहली क्या थी सर, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो बेटा, बर्थ रेट और डेथ रेट. जो सबसे पहली सिचुएशन थी ब्रिटिश रूल जब कर रहे थे यहाँ पे, ये भी सर बहुत हाई था और ये भी बहुत हाई, यानी दोनों बहुत हाई चल रहे थे. रीजन क्या है, सिंपल में समझो. सर बर्थ रेट इसलिए ज्यादा था क्योंकि नॉलेज नहीं थी लोगों को, पढ़े लिखे नहीं होते थे, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इतना लोगों ने ध्यान दिया नहीं. डेथ रेट क्यों ज्यादा था, मैंने आपको बताया मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी बेटा, जिसकी वजह से डेथ रेट क्या था, बहुत ज्यादा था. इसके बाद बेटा एक सेकंड सिचुएशन आई जहां पे हम मिड में पहुंचे आफ्टर 1921. यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि बर्थ रेट तो क्या था हमारा ज्यादा, अभी भी ज्यादा था, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया था हमारा कम. क्यों, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज आ गई थी जिसकी वजह से अब उसका क्योरमेंट होने लग गया और उनको बचाया जा सका. तीसरी स्टेज सर ऐसी आई जो आज प्रेजेंट में चल रही है. सर आज की डेट में बर्थ रेट भी क्या हो चुका है, कम, और सर डेथ रेट तो बहुत ही कम हो गया है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है. और वो बंदे को भी जितना रखा जा सकता है वेंटिलेटर पे, होता है ना. तो यानी कि सर मेडिकल इतना स्ट्रांग है कि डेथ रेट भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया. अब बेटा मेरा आपसे जो क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से समझना. मुझे आप ये बताओ किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी देश के लिए इन तीनों सिचुएशन में से सबसे वर्स्ट, सबसे नेगेटिव सिचुएशन कौन सी होगी आपके हिसाब से. फर्स्ट बोला, फर्स्ट वाले कितने हैं बेटा वैसे, हैंड्रिक्स करो. फर्स्ट वाले बोले तो इतने सारे थे, हैंड इतने सीरियस हो रहे हैं. चलो ठीक है, अब बाकी वाले क्या है, सेकंड या थर्ड. सेकंड, सेकंड वाले आप खड़े करेंगे. तो मैं देख रहा हूँ सबको थर्ड पे नहीं करवाऊंगा और करा, कोई आके कहे मैं करूंगा ऐसे करता हूँ. सेकंड वाले कौन है भाई, ठीक है. थर्ड वाले जो या कहीं नहीं हो. सेकंड, सेकंड वाला मेरे को कोई रीजन देगा कि सेकंड वर्स्ट क्यों थी बेटा. मैं बताता हूँ सिंपल से सब. बेटा यहाँ पे मान लो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, बर्थ रेट ज्यादा है, और मान लो 80 मर रहे हैं, तो आपके पास ऑन एन एवरेज कितनी पॉपुलेशन बढ़ी. यानी सर पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं, बैलेंस कर रहा है भगवान अपने आप ही, सेटलमेंट चल रहा है. ठीक है, डेबिट क्रेडिट ओके है. अब आ जाओ जी सेकंड स्टेज पे. सेकंड से पहले आ जाओ थर्ड स्टेज पे. यहाँ पे क्या हुआ सर, बर्थ रेट कम हो गया, मान लो 100 से 50 हो गया. सर डेथ रेट भी कम हो गया, मान लो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 40. ठीक है, जो भी एवरेज लगा लो, 10 की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा है. अब आ जाओ जी इस वाली कंडीशन पे. सर पैदा तो कितने हो रहे हैं 100, क्योंकि बर्थ रेट क्या चल रहा है मेरा हाई, लेकिन सर मरने वालों की संख्या क्या हो गई, कम, क्योंकि ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज डेथ रेट क्या हो गया हमारा, कम. अब बेटा यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कितने से बढ़ी, लगभग 50% से. तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देश की बढ़ी है वो कौन सी सिचुएशन में बढ़ी है बेटा, सेकेंड ईयर. यानी जो सेकंड स्टेज था ना किसी भी इकोनॉमी के लिए, वर्स्ट स्टेज कहलाता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ने की जो गति है या स्पीड है वो क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है. समझ आ गया क्यों हुआ चीज, समझ आए सबको, क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट. ठीक है, अब पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है. देखिए कह रहा है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. पहले हम समझते हैं सर लिटरेसी रेट होता क्या है. लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, यानी ऑन एन एवरेज पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, उससे बोला जाता है यहाँ पर लिटरेसी रेट. It was as low 16% and the female literacy rate was even worse, reflecting a social and economic backwardness along with the gender bias. कहता है पूरे भारत के अंदर 16% लोग क्या होते थे बेटा, पढ़े लिखे होते थे. ठीक है, उसमें से भी जो महिलाएं थी वो बहुत कम थी, जो कि हमारे देश की चीज को शो कर रहा था कि सर सोशल और बैकवर्ड जो सोच थी हमारी वो क्या थी, जेंडर बायस का मतलब होता है बेटा मेल और फीमेल्स के बीच में भेदभाव करना. ठीक है, हमारे देश के अंदर वो पहले बहुत ज्यादा पाया जाता था, अब तो फिर भी कम हो गया है काफी. ठीक, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. बेटा आप ध्यान से समझना ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या. बेटा इन्फेंट का मतलब होता है 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है ना बेटा,
शिशु बोलते हैं उसको बेसिकली, वो क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है। तो देखो यहाँ लिखा है infant mortality rate refers to a number of infant dying before reaching the age of 1 year। पहले infant क्या होता था, 1 साल से छोटा बच्चा, यानी ऐसे बच्चे जो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाया करते थे, उसे क्या बोला जाता था, infant mortality rate बोला गया। per thousand of life, the infant mortality rate was about 218 per thousand। यानी अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 218 बच्चे उसमें से क्या होते थे बेटा, मर जाया करते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन 2011 का डाटा क्या बताता है कि सिर्फ कितने बच्चे मरते थे, 44। रीजन वही कि मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो गई बेटा आपकी, बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुकी है आज की डेट में। क्लियर। इसके बाद आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले समझते हैं सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है। बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जी सकता है, ठीक है, यानी औसतन एवरेज लाइफ हमारी क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स फॉर व्हिच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। द एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन लिविंग इन इंडिया वाज 32 इयर्स। कितनी थी बेटा उस टाइम पे, देखो अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, याद हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा है कि एवरेज लाइफ कितनी थी बेटा हमारी, 32 साल, है ना। मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि अगर एवरेज लाइफ 32 साल होती थी उस टाइम पे, आज की डेट में, ठीक है, लेकिन आज जो हमारी जनरेशन है, आपके मदर फादर हैं या हमारे घर पे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पुराने लोग ज्यादा जीते थे, आज की जनरेशन तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, शरीर में जान नहीं है, ये तो जल्दी मर जाया करेगी या इनकी एवरेज लाइफ कम हो जाया करेगी। लेकिन भाई उस टाइम पे तो एवरेज लाइफ 32 साल थी, है ना, और आज तो आप एवरेज 50-60 साल जी रहे हो। तो अब बड़ी है या कम हुई है एक्चुअल में, इनका कहना है सर बड़ी है। बेटा एक्चुअल में ना लाइफ कम हो चुकी है, मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में तो बंदा मर ही जाता है, कोई भी घर आज उठा के देख लो बेटा, 30 साल, आज की डेट में तो और कम हो गई है, 25-25 साल के बच्चे जो है ना शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, बीपी की दवाइयां खा रहे हैं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हो गई, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए दवाइयां बहुत आ सकती है, उस दवाइयों की वजह से क्या हो रहा है, आप जी पा रहे हो आगे के लिए। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखें कि नेचुरली बंदा कितना जी पाएगा, तो पुराने वाले ज्यादा जी पाते थे, है ना, क्योंकि उनकी हेल्थ क्या रहती थी, बहुत ज्यादा बेटर रहती थी। आज की जनरेशन की हेल्थ इतनी ज्यादा बेटर नहीं है। तो वो कहना है कि पहले ऑन एन एवरेज 32 साल थी, लेकिन आज की जो ऑस्ट्रल लाइफ है ना बेटा, वो कितनी दी गई है, 63 ईयर्स है। कितनी मानी जाती है बेटा, 60। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। कोई मेरे को बताएगा बेटा इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। मैं बताता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 100 है, 100%, उसके अंदर बेटा माना जाता है 40% यंगस्टर है। यंगस्टर मतलब 1 से लेके 18 साल या 20 साल तक के बच्चे 40% है। तो यानी 100 करोड़ मान के चलोगे तो 100 में से 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं। चाइना का ना बिल्कुल अपोजिट है, वहां पे ओल्ड एज क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। लगभग माना जाता है उसकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर 70 to 75% क्या है, ओल्ड एज है। चाइना के लिए क्या बना हुआ है बेटा, एक टेंशन का कारण बना हुआ है। रीजन, कल को लड़ाइयां छिड़ गई, कुछ हो गया, तो भैया आर्मी में लड़ने कौन आएगा, यंगस्टर्स आएंगे ना। वहां पे बेटा आज की एवरेज लाइफ पता है कितनी जा रही है चाइना में, 112 साल, 113 साल, 116 साल। ठीक है, रीजन, खाने पीने में शर्म करते नहीं, कुत्ता बिल्ली सब हजम, ठीक है, कुछ भी दे दो उठाएंगे खा लेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, शरीर चल रहा है बढ़िया, कुछ अपना चल रहा है, जो कुछ अंदर ले गए उससे चल रहा है, तो अलग चल रहा है उनका हिसाब किताब। बेसिकली कहने का मतलब बेटा डिफरेंस पता है क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले के टाइम से क्या हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन ड्यू टू किसके बढ़ी है, वो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से बढ़ी है, नेचुरली नहीं बढ़ी। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा वाइड स्प्रेड पुअर्टी, कि हमारे देश के हर एक कोने के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे पुअर्टी, गरीबी फैली हुई है। देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। कहते हैं एक्सटेंसिव पुअर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द colonial period. The overall standard of living common people in India was very low and there was a widespread poverty in the country. हर जगह पे क्या मिलेगी बेटा आपको, गरीबी मिलेगी। अब एक्चुअलिटी बताओ बेटा, देखो जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने वाला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आपको देखना भी है कि सर हमारे देश में एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं या जबरदस्ती दिखाई जा रही है। मुझे आपको ना सिंपल, आपने मेरे को ये आंसर करना है, क्या एक्चुअल में इंडिया में पॉवर्टी है बेटा। ठीक है, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से। चलो, वृंदावन नॉर्मली सब जाते होंगे, ठीक है, या सुना होगा। ठीक, अभी आज से ही फूल बंगले लगने स्टार्ट हुए वहां पे। फूल बंगला क्या होता है, सजावट होती है ठाकुर जी की बढ़िया। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग जो आती है ना बेटा, लगभग 22 से 25 लाख रुपए आती है।
एक बार का फूल बॉल लगाना सकता है, और फूल लगते हैं वहां पे बहुत बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं फिल्टर्स के पास। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 20-22 लाख रुपए की है, और अभी मेरे ख्याल से 40 दिन चल रही है वो, और लगभग रोज ही चेंज हो रहे हैं। 40 दिन का एवरेज लगा लो 20 लाख के हिसाब से। वैसे हमारे देश में करीब बहुत है। ठीक है, चलो। अब आप कहोगे सर चलो एक ही तो जगह है, बेटा ये एक जगह नहीं है। ठीक है, झंडे वाला गए थे अभी नवरात्रों में, देखा था अल्टीमेट। अब उसके बाद बताता हूँ, आप वृंदावन जाओ और वहां पे जाके बोलो, कोई भी आपके जान पहचान में हो उनसे जाके एक और हमें ना फूल बोलने की सजावट करानी है, और हमारा नंबर लिख लो। नंबर लिखते हैं, वहां पे एक डायरी होती है, वहां पे नाम लिखवाना पड़ता है, फिर आपका नंबर आएगा। तो वहां का पता आज प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, 2035 तक नंबर नहीं मिलेगा, बुकड है। वैसे इंडिया में पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। अभी मैंने सिर्फ एक मंदिर की बात करी है, ऐसे बहुत गुरुद्वारे हैं, सब कुछ है। ऐसा नहीं है बेटा यहाँ पैसे की शॉर्टेज है। पैसा लगता कहाँ है, कैसे नहीं लगता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ, वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी क्यों पूरा चेंज है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है बेटा। वहां पे क्या बन चुका, गवर्नमेंट ट्रस्ट बन चुका, उसको मैनेज करने वाली कौन है, हमारी गवर्नमेंट है। तो जो पैसा चढ़ावा आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ के डेवलपमेंट में लगा रही है। लेकिन कुछ बदली या स्थान कह लो कि अभी वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आए हैं, वो सब क्या चल रहे हैं, प्राइवेटाइज चल रहे हैं। सब अपना अपना क्या कर रहे हैं, मतलब किसी का डायरेक्टली नाम मत लो, लेकिन अगर मान के देखोगे तो बेटा 2 से 2.5 करोड़ से कम की गाड़ी में कोई मरवंत नहीं घूमता है आज की डेट में कोई। सबके पास डिफेंडर, रोल्स रॉय। ठीक है, तो मजे आ रखे है ना। पैसे की शॉर्टेज नहीं है एक्चुअल में। फिर एक चीज बताऊंगा इंडिया के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ जो है ना, वो बहुत गलत तरीके से है। यहाँ पे ना एक टैगलाइन सुनी होगी बेटा आपने, रिच बिकम रिचर। रईस क्या होते चले जा रहे हैं, रईस। पुअर बिकम पुअर, और गरीब क्या होता चला जा रहा है, और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ क्या है, बहुत गलत तरीके से होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, मतलब बुराई नहीं है वहां पे सजाने के लिए, ये नहीं कह रहा सजाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें कि भैया 40 दिन में 10 करोड़ का खर्चा जा रहा है, उस 10 करोड़ से हम क्या कर सकते हैं, कितने लोगों तक एजुकेशन, खाना, पता नहीं क्या क्या पहुंच जाएगा। 10 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है ना। चलिए, अब देखिए इसके बाद। देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं, जैसे ही हमारे टॉपिक खत्म होगा ना, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस शीट आ जाती है, जिससे कि आपको ऊपर का पूरा रिवाइज हो जाए। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। कहता व्हाट डज द बर्थ रेट रेफर्स टू, बर्थ रेट का क्या मतलब होता है अभी। सर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। उसके बाद आता है बेटा, व्हाट वाज इंडिया बर्थ रेट ड्यूरिंग द, इससे मैं पूछूंगा बर्थ रेट क्या था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा जो बर्थ रेट था वो क्या था बेटा, सी 48, 48 था, 48 था ना। व्हाट डज डेथ रेट रेफर्स टू, डेथ रेट किसे कहा जाता है भैया, बी द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। ऑन एन एवरेज जो लोग मर जाते हैं, ठीक है। इससे पूछू बेटा, वही आंसर करो। व्हाई इज द ईयर 1921 सिग्निफिकेंट इन इंडियन इकोनॉमिक डेमोग्राफी। 1921 जो था वो हमारी डेमोग्राफी के अंदर एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले क्यों करता है अरोड़ा जी। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। बी इट इज द ईयर ऑफ मेजर डेमोग्राफिक क्राइसिस। सी है बेटा, इट मार्क्स अ शिफ्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड इन इंडिया। मैंने अभी आपको सेकंड स्टेज बताई थी। सेकंड स्टेज क्या थी सर, सबसे बुरी स्टेज थी इंडिया के अंदर, जिसके अंदर पॉपुलेशन क्या हुई थी, बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो ये 1921 के अराउंड हुआ था, इसलिए ये क्या है बेटा, वर्स्ट स्टेज कहलाती है। What does the low life expectancy suggest about the condition during the British rule in India? अब मैं जिससे पूछूं वो करना बेटा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज जो हमारी कम होती है, उसके क्या रीजंस हैं, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ऐसा क्या था। पुअर मेडिकल फैसिलिटीज एंड द लैक ऑफ, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, और क्या था, लोगों में जागरूकता भी नहीं थी। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पे, इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे आप यहाँ पे। पहले ना मेरे को कोई ध्यान से सुनना बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत टॉपिक पे आएंगे। देखिए इधर बेटा, एक टर्म आ रहा है आपके सामने, क्या, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा यहाँ पे, बेटा पूरी दुनिया की हर एक इकोनॉमी में ना 3 सेक्टर्स डिवाइड करे गए हैं। प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आ जाता है बेटा आपका टर्शरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी फॉर इंडस्ट्रीज, और तीसरा जो है बेटा वो कौन सा है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, कितने परसेंटेज लोग सेकेंडरी में है और कितने सेकेंडरी थर्ड, यानी पॉपुलेशन का जो टोटल परसेंटेज है ना बेटा वो कितनी जगह पे डिवाइड है और किस किस रेशो में डिवाइड है, उसे क्या बोला गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। वैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको, यानी कि सर 100 बंदे हैं तो 100 में से कितने लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, कितने इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और कितने सर्विसेज में काम करते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन कॉलोनियल इंडिया, बेटा जिसको कॉलोनियल नहीं पता ब्रिटिश इंडिया होता है, क्या होता है बेटा ये यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ये हो गया इधर टोटल पॉपुलेशन कितने सेक्टर्स में डिवाइड है अलग अलग। फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या थे बेटा, देखो बेटा ये जो पुरानी क्लास ले रहे हैं ना स्टार्टिंग से उन्हें पता भी होगा। सर द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ अ वर्कफोर्स 70 to 75%। बेटा जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी ना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन कमाने का जरिया था वो क्या था बेटा एग्रीकल्चर। लगभग 70 to 75% लोग क्या करते थे बेटा हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। The manufacturing and the service sector accounted only 10 to 15%। कितना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 15-20% लगा लो। There was growing regional variation. The state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, part of then Madras Presidency, Bombay, Maharashtra and West Bengal, witnessed the decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector with commensurate increase in the manufacturing sector। देखो हुआ क्या, ये बताना क्या चाह रहा है ये समझ लो। स्टार्टिंग के अंदर इन सब शहरों के अंदर भी सब लोग क्या करते थे बेटा एग्रीकल्चर, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के कौन से सेक्टर में शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आ गए। ठीक है, मैंने बेटा देखो आपको ना पहले भी ये चीज समझाई थी, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम बात करें अराउंड 1947 और हम बात करें आज रियल टाइम की, सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसमें लगी हुई थी एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे सर्विस, तीसरे नंबर पे क्या थी बेटा, यानी मान के चलते हैं 75% लोग यहाँ थे, 15% लोग यहाँ थे, तो बाकी के 10% लोग, इस तरीके से हमारा 100% क्या हो गया कंप्लीट, है ना। आज अगर मैं 2025 की बात करूं तो सिनेरियो क्या है बेटा, आज की डेट में लगभग 50 to 60% इसके अंदर आ गए लोग सर्विस सेक्टर के अंदर, 20 to 30% किसमें चले गए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या है 10 to 20% है, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखने को मिली आपको, टर्शरी सेक्टर के अंदर। रीजन है बेटा, आज मैंने आपसे पहले भी पूछा था कोई भी एक काम ऐसा बता दो मेरे को, कोई भी एक सिंगल काम जो सर्विस सेक्टर के बिना चल सकता है, कोई है भैया। अगर आज एक दिन के लिए बैंक बंद हो जाए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक जाएगी आपकी, बिजनेस रुक जाएंगे सारे के सारे, इंटरनेट बंद हो जाए, कम्युनिकेशन है वो भी सर्विस सेक्टर है, सब रुक जाएगा, बिजली चली जाए सब सब, यानी कि सर सर्विसेज ऐसी चीज है कि अगर कोई भी सर्विस रुक जाएगी ना तो सारे बाकी के सेक्टर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे हमारे, बंद हो जाएंगे। तो सबसे मेन सेक्टर कौन सा हो गया बेटा आज की डेट में, सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन कॉलोनियल इंडिया, जिससे पूछो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी थी, जल्दी बोलो अनुष्का। सर 70 to 75%, अभी तो बताइए बच्चे। What percentage of workforce in colonial India was employed in the manufacturing sector? Manufacturing sector में कितने निकल इसका? 10%। ठीक है। What was the share of service sector in the occupational structure? सर्विस सेक्टर के अंदर कितनी थी? 15%। ठीक है। Which state in the colonial India experienced a declining workforce dependence on the agriculture sector with an increase in the manufacturing and service sector? ऐसी कौन सी स्टेट थी जहां पे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट हो गए, कहां पे शिफ्ट हो गए थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हुए थे, कौन सी थी यहाँ पे, बी सर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल। In which state of a colonial India was there an increase in the share of workforce
engaged in agriculture sector during the same period when the other saw decline. सर उड़ीसा, राजस्थान और इनके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ था, सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। आज भी बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस कहाँ का है? पंजाब, और दूसरा कहाँ पे आता है? हरियाणा में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। इसके बाद आता है बेटा स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सर हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था, पहले हम समझते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला किसे गया है। देखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज। ठीक है, हम बोलेंगे अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे आप बैठे हो, एसी लगा है नहीं लगा, यहाँ की लाइटिंग कैसी है, यहाँ पे सर्विस कैसी है, ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। किसी के घर की बात करें तो उसके घर में जाते हैं, सोफा है, एलईडी टीवी लगा है, एसी है नहीं है, ये आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, हमारे यहाँ की सड़कें कैसी है, हमारे यहाँ का कम्युनिकेशन किस तरीके का है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है, ये क्या है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अभी इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर जब कॉलोनियल रूल था यहाँ पे, ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था। तो देखिए बेटा यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आते हैं रोड्स के ऊपर। कहता है रोड्स वर डेवलप टू मोबिलाइज द ब्रिटिश आर्मी विद इन द इंडिया। बेटा इंडिया के अंदर रोड लाने वाले भी कौन थे यहाँ पे? ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उनका रोड लाने का जो मेन मकसद था क्या था? अपनी मिलिट्री को इधर से उधर मूव करना। ठीक है, roads were developed to facilitate the transportation of raw material from different part of the country to the nearest railway station or to the port to send it to the Britain। बेटा हमने ना एक लाइन पढ़ी बार बार इसके अंदर, इस वाले चैप्टर में, क्या इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर था किसका? रॉ मटेरियल का। किसका था? बेटा ना तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट चलते थे, ना रेलवे थी, कुछ नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ क्या थे, शिप से आता था सामान बंदरगाह के थ्रू, यानी कि पानी के जहाज के। पानी के जहाज क्या दिल्ली में उतर सकते थे? तो से समुद्री नहीं उतारोगे का, तो कहाँ पे उतरेंगे बेटा? कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र है। लेकिन वहां तक सामान कैसे लेकर जाया जाए, ये ब्रिटिशर्स के लिए जाता है कि चिंता का कारण था। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा, इंडिया के अंदर क्या बनाए? सड़कें बनाई। सड़कें बना के वो सामान कहाँ तक लेके जाते थे? पोस्ट तक लेके जाते थे, फिर पोस्ट से आगे कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था। समझ आया ये क्यों बनाएंगी सड़कें? फिर आता है रेलवे। रेलवे भी कौन लेके आया भारत में? ब्रिटिशर्स। Railway were developed to move finished goods physically from Britain to different interior parts of the colonial India। देखो हुआ क्या बच्चे, ब्रिटिशर्स ने भारत पे राज कर दिया। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल भी ले गए, वहां पे जाके उन्होंने फिनिश गुड्स भी बना दिया। अब उनके साथ दिक्कत क्या आई कि भैया सामान इंडिया में भेज रहे हैं तो कहाँ तक जा रहा है? सिर्फ बंदरगाह तक, जहाँ पे शिप आ रहे हैं। शिप के बाद रोड के थ्रू कहाँ जा रहा है? थोड़ी बहुत जगह जहाँ पे सड़कें बना दी। अब सर इंडिया तो इतना बड़ा है, सामान को पहुंचाया कैसे जाए हर एक कोने के अंदर? तो उन्होंने क्या लिया, एक फास्टेस्ट मीन्स बनाने की कोशिश करी, और वो क्या था बेटा हमारे यहाँ पे? रेलवे था। रेलवे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन हमारे फायदे के लिए ना बना के किसके लिए बनाया था बेटा? आपने खुद के फायदे के लिए बनाया था, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का। ब्रिटिशर्स वांटेड टू वाइडन द साइज ऑफ द मार्केट फॉर देयर गुड्स, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लिए एक मार्केट साइज क्या हो जाए? बहुत बड़ा हो जाए, जहां पे वो अपना सामान बेच सके। फिर आता है बेटा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। Air and water transport, British government took measures for developing water and air transport. However, their development was far from the satisfactory। इन्होंने कोशिश करी बेटा कि एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट लेके आया जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। Inland waterways proved the uneconomical, as in the case of coastal canal on the Odisha coast. This canal was built at a huge cost, but it failed to compete with the railway and finally canal to be abandoned। देखो इन्होंने ना कैनाल भी बनाया जहां से कि शिप्स आ सके, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कैनाल बंद करके किसके ऊपर आ रहा है बेटा? वो रेलवे पे आ गए। आज बेटा देखो डेवलपमेंट किस लेवल पे है। किसी ने सुना है कि इंडिया से एक टनल बन रहा है दुबई के लिए? सुना है ना? वहां से दुबई जाने की कोस्ट टाइम कितनी है, किसी को पता है? सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में आप दुबई, यानी क्लास बंद करके 2 घंटे की आप दुबई होके वापस आ सकते हो, अगर आप उस टनल के पास रहते हो तो। इतना कुछ हुआ इस बात पे, है ना? चलो ठीक है, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है। आप पूछने के लिए आपको 6 साल चाहिए मेरा टनल होगा वो। बेसिकली ये क्या बनाया जा रहा है पता है बेटा? उस टनल के अंदर 3 लाइनें हैं। एक, यहाँ से पानी वहां जाएगा, क्योंकि सऊदी या दुबई के अंदर पानी नहीं है, वहां पे कुएं किस चीज के बेटा? तेल के। आप लिटरली मान लो जैसे यहाँ 70 रुपए लीटर क्या है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है ना, वहां पे पानी है। ठीक है, नहाने के लिए, पीने के लिए वहाँ पानी इतने का बिकता है, क्योंकि वो इंडिया से वहां पे क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे हम वहां से क्या मंगाते हैं? पेट्रोल मंगाते हैं। तो एक लाइन डाली गई है जहां से पानी इंडिया से कहाँ जाएगा? दुबई।
और एक लाइन वहां से डाली गई है जहां से पेट्रोल की जो कॉस्टिंग बढ़ क्यों रही है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई हो जाती है। तो वो टनल ऐसा बना दिया डायरेक्टली वहां से चलेगा और कहाँ पे आ जाएगा, इंडिया में। और एक बीच में रास्ता बनाया गया जहां से, क्यों, दुबई बेटा फेवरेट डेस्टिनेशन है किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। पूरी दुनिया में दुबई का बिजनेस ही क्या है भाई, या तो तेल बेच रहा है या क्या चल रहा है वहां पे, टूरिस्ट चल रहा है। तो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया से नियरेस्ट हो जाएगा, आना जाना इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से तीसरा रास्ता ये करा गया फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग। समझ आया। तो ये टेक्नोलॉजी पहले थी, लेकिन इन्होंने भी ऐसी कोशिशें करी उस टाइम पे, लेकिन वो कामयाब भी थे। इस पे आ गए बेटा रेलवे में आ गए। अब आता है बेटा कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देखो बेटा सबसे पुराना बातचीत का जो जरिया था वो क्या थे, हमारे पोस्ट ऑफिस। ठीक है, देखो Britain involvement in the postal service of India began in the 18th century. Initially, the service was administered by East India Company, who established post office in Mumbai, Chennai, and Calcutta, now Kolkata, between 1764 से 1766। इस टाइम पे इंडिया में पोस्ट ऑफिस आ चुके थे। ठीक है, दिल्ली जाते हो सिटी के अंदर, सिटी के अंदर गोल्ड डाक खाना है, पूरी जगह फेमस है गोल्ड डाक खाना। कहाँ पे बता देता हूँ, गुरुद्वारा है बंगला साहिब, उससे आगे जाओगे जैसे ही यूटर्न लेते हो वो जो गोल चक्कर बना हुआ है वो गोल्ड डाक खाने का ही है, जिसके अपोजिट साइड में चर्च है। ठीक है ना, वो सबसे पुराना क्या है बेटा, एक तरीके का पोस्ट ऑफिस कह सकते हो। आज की डेट में तो क्या हो गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। बेटा आप मानोगे पहले के टाइम में जो सैलरी आती थी ना वो पोस्ट से आती थी, किसके थ्रू पता है, मनी ऑर्डर। पहले क्या आते थे आपके, जनरल एंट्री में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, वीपीपी। ठीक है ना, वीपीपी क्या है, मनी ऑर्डर होते थे। डाकिया आता था कि जी आपकी इतनी सैलरी आई है ये ले लो, या आपके लड़के ने पैसे भिजवाए हैं ये ले लो। तो पोस्ट ऑफिस सिर्फ लेटर पास करने का जरिया नहीं था, बहुत सारे काम होते थे। और आप लिटरली मानना आज की डेट में पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं, नहीं बेटा। जितना भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है, अगर प्रेसिडेंट हाउस से कोई चिट्ठी निकलेगी तो वो इंडियन पोस्ट से ही जाएगी। क्यों, उसे रिलायबल और भरोसेमंद माना जाता है कि वो लीक नहीं हो सकती है, स्टैम्प होगी, सील होगी, और सीधा प्रेसिडेंट हाउस से अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रही है तो वहां जाके ही ओपन होगी वो। आज भी पोस्ट ऑफिस यूज होते हैं, लेकिन लीगल कामों के लिए होते हैं। जैसे कोर्ट से कोई ऑर्डर आना है तो कौन लेके आएगा, डाकिया लेके आएगा, है ना। तो सब लीगल कामों के लिए पोस्ट ऑफिस आपके यूज होते हैं। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। ये वाला टॉपिक ना कट चुका है, इसलिए नहीं करना, नोट्स में भी काट लेना भाई। ये जो टेलीग्राफ्स वगैरह है ना ये सब कट चुके हैं, ये काट लेगा आप टॉपिक अपना लास्ट वाला। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेवलपिंग रोड्स इन द कॉलोनियल इंडिया। पर हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रोड रोड आए थे, उनका मेन पर्पस क्या था, सी टू एनकरेज टूरिज्म, नहीं, टू फैसिलिटेट ट्रेड विद इन द, नहीं, क्या था, बी टू मोबिलाइज द इंडियन आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या करी थी, उन्होंने ये करा था। व्हाई वर रेलवे डेवलप्ड बाय ब्रिटिश इन द कॉलोनियल इंडिया। रेलवे को भारत में लाने का ब्रिटिशर्स का क्या मेन मुख्य कारण था, प्रियांश। ए टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, नहीं, बेटा टू मूव फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी ब्रिटेन से जो सामान बन के आ रहा था उसको इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया बेटा, इंडियन रेलवे को लेके आया गया। What was the outcome of the development of inland waterways as seen in the case of the coast canals on the Odisha coast during the British rule? क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ वो जो कैनाल बनाया था उसका? It proved to be uneconomical and was eventually abandoned. उसको क्या कर दिया गया था बेटा, बंद कर दिया गया था। What was the main purpose of British post office in India when it was first established? इसका मेन काम क्या था बेटा? देखो बेसिकली क्या था बेटा इसका, टू सर्व द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने अपने महत्व के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी को भेजा जा सके, क्या बोला था यहाँ पे, पोस्टल सर्विसेज को लेते। इसके बाद आता है बेटा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स। खुद बताएंगे, अभी बिना पढ़े मैंने कुछ बताए भी हैं। ऐसे कौन कौन से काम थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पॉजिटिव करे अपने होते हुए। सर पहला रोड बनाया, दूसरा पोस्टल सर्विसेज चालू करी, चौथा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन हमें सिखाई थी। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, देखो क्या था। Although the motive behind the British rule in India was colonial exploitation, the means resulted in some positive side effects which are as given below.
देखो ब्रिटिशर्स यहाँ पे फायदा पहुंचाने नहीं आए थे, सबको पता है, लेकिन होता है ना कि आप किसी का नुकसान करने जाते हो लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फायदा निकल आता है सामने वाले का। तो इंडिया के साथ वही हुआ, वो आए तो बेटा हमारा नुकसान करने ही थे, एक्सप्लॉइट करने आए थे, शोषण करने, लेकिन कुछ काम उन्होंने जो करे वो हमारे बेनिफिट में आ गए। जैसे कि कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, बेटा आपने क्या पढ़ा, हमारे यहाँ पे जो किसान थे पहले क्या करते थे बेटा, सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाते थे, उन्हें नहीं पता था कि अनाज मार्केट में भी बेचा जा सकता है और बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वो किसने सिखाया यहाँ पे, आपके ब्रिटिशर्स ने सिखाया। यानी किसानों को फार्मिंग को कमर्शलाइज करना कौन सिखा के गए बेटा, ब्रिटिशर्स सिखा के गए। Post commercialization of agriculture by Britishers forced the farmers to have a commercial outlook as they start producing more in terms of quantity and diversity for the market and not just for subsistence। यानी अब किसानों ने बेटा अपने लिए प्रोड्यूस ना करके किसके लिए प्रोड्यूस करना चालू करा, मार्केट के लिए बेचना। ठीक है, जिनके पुराने लेक्चर्स नहीं हुए हो सकता है ये वाला पॉइंट ना समझ आए, लेकिन आगे समझा दूंगा आपको। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बेटा यहाँ पे रोजगार कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स लेके आया। कैसे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे मीन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर। भाई सीधी सी बात है, जब रेलवे आएगी उसको बनाने के लिए क्या लगेंगे, मजदूर लगेंगे, उसको चलाने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, मजदूरों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है किसने, ब्रिटिशर्स ने। कंट्रोल ओवर फेमाइन्स, फेमाइन्स का मतलब होता है बेटा जो यहाँ बीमारियां थी ना या भूखमरी फैली हुई थी उसको रोकने में भी किसने मदद करी एक तरीके से। कैसे, नॉट मोर स्टारवेशन और डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ फूड ग्रेन वाज देयर बिकॉज ऑफ अ रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट रीचिंग आउट ऑफ द डिफरेंट एरियाज। देखो पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना, कहीं पे ना फ्लड आ गया, अब क्या हुआ, बह गए सब, वहां पे हो गया खाने की शॉर्टेज, क्योंकि ना तो सड़कें होती थी बेटा, ना ही रेलवे होता था, तो खाना कैसे पहुंचाया जाए और दवाइयां कैसे पहुंचाई। आज की डेट में आप देखते हो, आज कुछ हुआ, अभी आपने देखा बैंकॉक थाईलैंड का क्या हाल हुआ था, ठीक है ना, जैसे वहां पे हुआ दुनिया जहां से हेलीकॉप्टर ये वो लेके सब मदद लेके वहां पहुंच गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे क्या लेके आए, रेलवे लेके आए, ठीक है, और साथ साथ क्या रहा है, रोड लेके आए, तो इसकी वजह से जो भुखमरी वगैरह वाला केस था ना, ये क्या होगा कम, क्योंकि हम टाइम पे फैसिलिटी लेके वहां पहुंच जाते थे और वहां पे खाने को प्रोवाइड कराते थे, दवाइयां प्रोवाइड कराते थे। क्लियर, मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बेटा देखो हम आप सबने ने एक सिस्टम पढ़ा होगा जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था बेटा, चीजों के बदले में चीजों का लेन देन किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो ब्रिटिशर्स ने उसकी जगह कौन सा सिस्टम लेके आए, मोनेटरी सिस्टम। मोनेटरी सिस्टम क्या था, पैसे वाला सिस्टम, कि अब आप सामान के बदले में सामान नहीं दोगे, सामान के बदले में आपस में क्या दिया करोगे, पैसों से लेन देन किया करोगे। मोनेटरी सिस्टम इंस्टीड ऑफ अ बार्टर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द which facilitate the division of labor, specialization and large scale of production। जिससे कि लोगों के लिए क्या हो गया बेटा, ट्रांजेक्शन करना, लेन देन करना क्या हो गया, काफी इजी हो गया। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है और ड्रॉबैक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेगी हम मैक्रो के। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिखा के गए थे ना, यानी कि किस तरीके से चलाया जाती है पॉलिटिक्स, किस तरीके से देश चलाए जाते हैं, वो भी कौन आए थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स करके गए। Britishers had a well-efficient system of administration that provided a base for the country's future politicians and planners। जो आज काम आ रहा है लोगों के पॉलिटिक्स के अंदर। देखो सबसे पुरानी हमारी पार्टी कौन सी, कोई बताया, कांग्रेस। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से राज किया है, ठीक, सबसे पुरानी है। कहता है व्हाट इम्पैक्ट डिड पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव ऑन द इंडियन फार्मर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या फायदा या नुकसान हुआ बेटा फार्मर्स को प्रियांश, ठीक सर, इट लेड टू द कमर्शियल आउटलुक विद इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। अब किसान किस लिए बनाता था बेटा, कमर्शियल पर्पस के लिए, जिससे कि मार्केट में बेच के वो क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। व्हाट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेलवे ड्यूरिंग द ब्रिटिश, अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा भी लोगों को काम मिला था। हाउ डिड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट टू बेटर कंट्रोल ऑफ द फेमाइन्स इन इंडिया, by establishing a rapid means of transport like the answer आएगा। What economic system did the British introduce in India to replace the traditional barter system? कौन सा सिस्टम आया बेटा हमारे यहाँ पे, बार्टर सिस्टम को किसने चेंज करा, मॉनेटरी सिस्टम ने। What one of the positive contribution of British rule in India that provide the base efficient आंसर, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सिखा गए भारत के अंदर, ब्रिटिशर्स सिखा के गए। ठीक है, बेटा एंड हो रहा है चैप्टर का, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम भी क्या था बेटा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। अब आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या,
सर जब हमारे यहाँ पे आजादी मिली तो हमारे देश की अलग 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 सेक्टर्स की सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो कंक्लूजन आ रहा है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनेंगे। पहला, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक्स। स्टैग्नेंट का मतलब मैंने लिखवाया था बेटा कांस्टेंट, ठीक है। स्टैग्नेंट का क्या मतलब लिखवाया था बेटा मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट। कौन सी इकोनॉमी थी सर हमारी ये, क्योंकि सर हमारी अर्थव्यवस्था ना अपनी जगह रुक चुकी थी, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। देयर वाज वेरी स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एज रिजल्ट ऑफ स्टैग्नेशन। देयर वाज द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई थी, डेथ्स बढ़ गई थी और सफरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फूड की क्या हो गई थी बेटा हमारे यहाँ पे, शॉर्टेज हो गई। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होती है बेटा पिछड़ी हुई। एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो इन इंडिया, इट वाज जस्ट ₹230 इन 1947 एंड 1948। यानी ऑन एन एवरेज पूरे साल में एक इंसान पता है कितने रुपए कमाता था बेटा, 237 रुपए। ये पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आए पूरे साल में, ठीक है। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हमारा जो एग्रीकल्चर था बेटा वो क्या हो गया था, बहुत पिछड़ गया था। विच 70% ऑफ द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। हमें पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा, लगभग 70% लोग किसमें लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में। इट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट कितना करता था, सिर्फ 50%। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो। उसके बाद इंडस्ट्रीज भी क्या थी बेटा, बैकवर्ड। The industrial sector was not developed and there was a lack of basic and heavy industries in the economy. हमने पढ़ा भी था कि हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब क्या है, देश के कोने कोने में क्या थी बेटा, गरीबी फैली हुई थी। कैसे, the people in country could not even meet their basic food, shelter, clothing। भैया बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। यानी ये रोटी कपड़ा और मकान भी इंडिया के अंदर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी वर अदर इश्यूज फेस्ड बाय द कंट्री। क्या हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बेटा वो भी क्या था बेटा, बहुत खराब था। ना तो अच्छी सड़कें थी, ना कम्युनिकेशन के साधन थे, ना ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता था। तो लिखा भी है देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर और एनर्जी वाज अंडर डेवलप्ड। मेजर डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट। बेटा इंडिया में तो कुछ मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा था, सारा का सारा सामान कहाँ से आता था, बाहर से। यानी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाहर से खरीदेंगे और इंडिया में आके बेचेंगे। As a result of industrialization, backwardness in the country, several consumer goods like medicines were imported from the abroad। बाजार में आती थी दवाइयां भी, कहाँ से आती थी बेटा, अब्रॉड से। देखो आपने न्यूज सुनी होगी, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो भारतीय कंट्रीज में ना स्ट्रिक्टली बैंड है, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते लीगली। वो सारी की सारी कहाँ पे इंपोर्ट होती है बेटा, भारत के अंदर, यहाँ पे बेची जाती है मेडिकल स्टोर, ठीक है। उसमें से ऐसी कुछ है, जैसे डोलो आती है फीवर के लिए, सबसे नेगेटिव है। ब्रूफन तो बहुत टाइम पहले ही बैन कर दिया गया था, वो बाहर की कंट्री में बैन है, लेकिन इंडिया में आ रही है, आप जाके केमिस्ट से मांग के खा लेते हो, ठीक है। और सबसे नेगेटिव है, जो इंडिया के अंदर कैंसर जो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, या लीवर डिजीज बढ़ रही है, उसका कारण ही वो मेडिसिन से सारी के साथ, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, शहरीकरण। यानी उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग शहरों में नहीं होते थे। मैं बार बार कहता हूँ दिल्ली में रहते हुए लोग दिल्ली से ही परेशान है एक्चुअल के अंदर। लेकिन अगर हम ये कह देना बेटा कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले लोग रुकेंगे, बाहर वाले चले जाएंगे, यानी बाहर यानी कि तो सिर्फ काम करने के पर्पज से दिल्ली में आए, लेकिन दिल्ली के रेजिडेंट्स नहीं है, तो आप मान के चलना बेटा लगभग 70% दिल्ली खाते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअल में दिल्ली के लोग है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि दिल्ली क्या है बेटा, एक तरीके से बिजनेस हब है। किसी से भी पूछोगे तो क्या बोलेगा, भैया आप तो काम के लिए रह रहे हैं, रहने लायक दिल्ली है तो नहीं। सबके एक ही आंसर है आज के डेट में, है ना, हम तो चंडीगढ़ चले जाए, हम फलाना चले जाए, लेकिन क्या करें जी, काम ही यहाँ पे। तो बेसिकली दिल्ली इसलिए चल रही है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं है किसी का। colonial economy, and India was a British colony, Britishers exploited Indian economy for their own। क्योंकि बेटा ये ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी थी, तो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपने लिए क्या किया बेटा, एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, क्लियर।